इंडस वैली सिविलाइजेशन साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी और यह मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी, यानी उसकी समकालीन थी। लेकिन इन तीनों सिविलाइजेशन इंडस वैली, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में सबसे बड़ी अगर कोई सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके पहले जो अवशेष रिमेन्स वो हड़प्पा पे मिले और इसी कारण इसको जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और कांसे के प्रयोग के कारण इसको कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक है। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन फीचर्स के साथ साथ उसके सोशल सिस्टम, उसके रिलीजियस फीचर्स, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और विभिन्न फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की बात करें तो ये चालकोलिथिक एज से भी पुरानी है और चालकोलिथिक एज से वेल डेवलप्ड और अर्बन सिविलाइजेशन है। तो अगर हम इसके डेवलपिंग पीरियड के अकॉर्डिंग या कैसे कैसे एक अनअर्बन सिविलाइजेशन से वेल अर्बन और फिर इसके बाद कैसे फ्रेगमेंटेड यानी कि डिक्लाइन एज में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पहुंची, तो अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो इसको थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है। यानी फर्स्ट अगर जो फेज़ है तो वो अर्ली हड़प्पन फेज़, जो कि आपका 3200 BC से लगभग 2600 BC तक चला। अब इस अर्ली हड़प्पन फेज़ की क्या विशेषताएं थी कि ये एक वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन में अभी नई इमर्ज हुई थी। यानी कि एक पुरानी जो है विलेज व्यवस्था पर थी। अर्बन व्यवस्था जो कि जिसको मैच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं उसमें ये नहीं आई थी। दूसरी बात, अगर दूसरे फेज की हम बात करें तो वो मैच्योर हड़प्पन फेज जो कि 2600 से 1900 BC तक चलता है। अब इसी को बहुत सारी बुक्स में दिया रहता है कि 2600 to 75, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम स्पैम है बहुत सारे आप रिसोर्सेज में देखेंगे तो ये सेम मिलेगा। मैच्योर हड़प्पन फेज का जो टाइम स्पैम है 2600 to 1900 के बीच। इसी को जो है मेन हड़प्पा जो है सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है। बाकी अर्ली हड़प्पन फेज को जो है इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि कैसे जो है ये सिविलाइजेशन जो है धीरे धीरे पहले ग्रामीण थी, विलेज बेस्ड थी या वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी, धीरे धीरे कैसे जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन में आई, फिर मैच्योर जो है हड़प्पन फेज में कन्वर्ट हुई, फिर इसके बाद लेटर हड़प्पन फेज। और ये जो है इसके टाइम स्पैन की अगर बात करें तो ये 1900 to 1300 BC तक चली। यानी हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। और मेन जो
फीचर्स है इस सिविलाइजेशन का वो मैच्योर हड़प्पन फेज से रिलेटेड है, जो 2600 टू 1900 BCE तक चलेगा। और हम ज़्यादातर जो है मैच्योर हड़प्पन फेज की सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये इजिप्ट सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि दजला और फरात या यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के जो है फर्टाइल प्लेन के बीच डेवलप हुई थी, और इजिप्ट जो है वो नाइल या नील रिवर के जो है फर्टाइल प्लेन में डेवलप हुई थी। तो सेम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के फर्टाइल प्लेन में डेवलप हुई थी। यानी कि वर्ल्ड की सारी जो सिविलाइजेशन थी वो किसी न किसी रिवर के जो है मैदानी भाग में डेवलप हुई थी। तो तीनों जो है सभ्यताएं समकालीन थी, कंटेम्प्रेरी थी, लेकिन उनमें सबसे वेल डेवलप या अर्बन जो है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। अब हम जो है लेटर फेज हड़प्पन फेज को फ्रेगमेंटेड या जो है डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द हड़प्पन पीरियड या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इस फेज में हड़प्पा जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो अपने जो है डिक्लाइन पे आ गई थी। यानी उसके बाद इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, बिखराव हो गया, और धीरे धीरे ये सभ्यता जो है क्या हो गई, विलुप्त हो गई। जिसके आज में जो है मॉडर्न टाइम में जो है 1921 में फर्स्ट टाइम जो इसके रिमेन्स मिले, और उसी के बेस्ड पे इसकी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है। तो आइए अब हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस फीचर्स को देखते हैं कि क्या क्या इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स रहे। फिर इसके बाद एट लास्ट हम देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स या प्लेसेस जो डिफरेंट ये खुदाइयों में या डिफरेंट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में वो प्लेसेस मिले हैं, और उनके कौन डिस्कवरर हैं, किसने उनको खोजा, और वो प्लेसेस किस किस रिवर के किनारे बसे हुए थे, और वहाँ पे क्या क्या अवशेष जो है इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिले। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स से। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स को देखें तो सर्वप्रथम हम इसके विस्तार को देखते हैं कि मेनली किन किन एरियाज़ में ये सिविलाइजेशन जो है फैली हुई थी। एक्सपेंशन। तो अगर हम स्टेट वाइज आज के इंडियन स्टेट वाइज में के अकॉर्डिंग अगर हम इसके एक्सपेंशन को देखें तो बेसिकली ये सभ्यता जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात और सिंध जो कि पाकिस्तान है, बलूचिस्तान और राजस्थान में फैली हुई थी। यानी कि बेसिकली जो इसका एक्सपेंशन था इन स्टेट्स में था, जो कि सिंध और बलूचिस्तान जो है वो आज के जो है ज़्यादातर पाकिस्तान के एरियाज़ में फैला हुआ है, और वहाँ पे भी जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। दूसरी बात, इंडिया के पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, इन सब स्टेट में भी जो है इसका एक्सपेंशन मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके डायरेक्शनल एक्सपेंशन की बात करें तो अगर ईस्ट में देखें तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में यूपी में फैला हुआ था, और मांडा J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में फैली हुई थी। और इसके बाद मकरान कास्ट,
यानी कि बलूचिस्तान वेस्ट में। और नॉर्थ में गुजरात के कोस्ट तक, यानी टू तक फैली हुई थी। गुजरात कोस्ट तक, साउथ में, ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ में, नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर में, और वेस्ट में मकराना कोस्ट यानी बलूचिस्तान तक ये सभ्यता जो है एक फैली हुई थी, इसका एक्सपेंशन था। अब इसके एक्सपेंशन को देखने के बाद अब आइए हम जो है इस सभ्यता के विभिन्न जो है फीचर्स के बारे में देखते हैं कि इस सभ्यता के क्या क्या। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स की बात करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा पहला फीचर्स था, वो इसकी सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर। तो टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत एक्सीलेंट थी, और इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रैनरी, और इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ के जो हाउसेस थे उनके बेसिस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ग्रेट आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है। तो अगर हम टाउन प्लानिंग के फीचर्स की बात करें तो हड़प्पन और मोहनजोदारो दोनों के टाउन में जो घर होते थे वो दो टाइप के होते थे, यानी कि यह टाउन को दो टाइप से डिवाइड किया जाता था। पहला होता था सिटाडेल टाउन, और लोअर टाउन। सिटाडेल टाउन मेनली जो है जिसको दुर्ग कहते थे, वो जो है रूलिंग क्लास के लोग वहाँ पे रहते थे और रिच मर्चेंट। और जो लोअर टाउन था जो ब्रिक्स का बना हुआ था, उसमें जो है लोअर पीपल यानी कि लेबरर यानी लो पीपल या लेबरर जो है लोअर टाउन में रहते थे। अब इसके बाद, या जिसको कॉमन पीपल्स कह सकते हैं, और अगर इन टाउन में घरों के अरेंजमेंट को देखें तो वो जो है हाउसेज इनके कैसे होते थे, ग्रिड पैटर्न में होते थे। ग्रिड पैटर्न आज के जो है, हम चंडीगढ़ के अगर इस्टेब्लिश आर्किटेक्चर को देखें तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर से मिलती जुलती है। और इसके बाद अगर हम इनके स्ट्रीट की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को जो है, या रोड्स जो होते थे वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे जो है कट करते थे, इंटरसेक्ट करते थे। राइट एंगल पे कट करते थे। और इसके बाद इनके अगर टाउन प्लानिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेट बाथ जो था वो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। यानी कि वहाँ पे जो है बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से ब्रिक्स का यूज़ करके ग्रेट बाथ को जो है बनाया गया था। और इसके बाद जो वहाँ के रोड्स होते थे वो एक दूसरे को जो है राइट एंगल पे कट करते थे, और ग्रेट बाथ जो है वो ब्रिक्स के जो है आर्किटेक्चर का एक ग्रेट एग्जाम्पल थे। अब ग्रेट बाथ जो है
आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है एक अनुमान लगाया कि संभवतः ये जो ग्रेट बाथ होते थे वो धार्मिक क्रियाओं के लिए, रिलीजियस जो है रिचुअल्स के लिए जो है यूज़ किए जाते थे। अब जो ग्रेट बाथ होता था उसका जो वाटर होता था वो बगल के जो है एक हाउस होता था जिसमें जो है बड़े जो है वेल होते थे, कुएं होते थे, जहाँ से पानी जो है इस ग्रेट बाथ में आता था। और ग्रेट बाथ के कॉर्नर में ही जो है ड्रेन का सिस्टम बना होता था, जहाँ से पानी जो है आसानी से उस बाथ का निकल करके बाहर जो है नालों में या ड्रेन सिस्टम में चला जाता था। तो अगर हम ग्रेट बाथ का ऑब्जर्वेशन करें और उसको देखें तो ग्रेट बाथ जो है वो ब्रिक आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो कि मोहनजोदारो में मिला। इसके बाद धोलावीरा में भी एक टैंक मिला जो है खुदाई में, जो ग्रेट बाथ की ही तरह था और वो भी सेम पर्पज़ के लिए जो है यूज़ किया जाता था। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर के बारे में देखें, फीचर्स के बारे में, तो ग्रैनरी यानी अन्नागार भी मिला मोहनजोदारो में, लार्जेस्ट ग्रैनरी। मोहनजोदारो में जो है लार्जेस्ट ग्रैनरी मिला और इस पर आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि संभवतः ये ग्रैनरी का उपयोग जो है जो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में टैक्स सिस्टम था कि टैक्स सिस्टम भी जो है ग्रेन्स में लिया जाता था किसानों से, और उसका स्टोरेज जो है इन ग्रेनरी में किया जाता था। यानी कि ये ग्रेनरी एज ए ट्रेजर का काम करते थे, राजकोष का काम करते थे, और इनका उपयोग, इन ग्रेन्स का उपयोग जो है इमरजेंसी टाइम में किया जाता था। यानी कि जो लार्जेस्ट ग्रेनरी मोहनजोदारो में मिला वो भी जो है इनके टाउन प्लानिंग का जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और ये जो मोहनजोदारो का ग्रैनरी था, ऐसे 6 ग्रैनरी जो है हड़प्पा में भी मिले हैं जो कि इसी के सेम साइज़ और लेंथ में, ब्रेथ और लेंथ में थे, और उनका भी उपयोग संभवतः सेम ही चीज़ के लिए जो है टैक्स को कलेक्ट करके या ग्रेन्स को कलेक्ट करके उसमें प्रिजर्व किया जाता था और इमरजेंसी में उन ग्रेन्स का यूज़ किया जाता था। और दूसरा जो बेस्ट एग्जाम्पल था वो बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड टू मेक हाउसेस। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पक्की ईंटों का जो के घर बनाए जाते थे, और वहीं कंटेम्प्रेरी जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया, उसमें बेक्ड ब्रिक्स यूज़ किए जाते थे, और इजिप्ट में ड्राइड। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो बर्न्ट ब्रिक का यूज़ करते थे, जबकि मेसोपोटामिया के लोग बेक्ड और इजिप्ट के ड्राई ब्रिक्स का यूज़ करते थे, सूखी जो है ईंटों का यूज़। अगर आप जो है इजिप्ट के जो है पिरामिड्स को देखें तो आपको जो है ये एग्जाम्पल मिल जाएगा कि वहाँ पे पिरामिड्स को बनाने में ड्राई ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक का यूज़ किया जाता था। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो इसमें पूछा जा सकता है कि इंडस वैली के लोग बर्न्ड ब्रिक का यूज़ करते थे। सेकंड स्टेटमेंट दे सकता है कि इजिप्ट जो है मिस्र के लोग सूखी जो है ईंटों का यूज़ करते थे। तो उसमें ऑप्शन 1 2 राइट, 1 राइट, सेकंड राइट और बोथ इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट पे आप जो है बेसिकली बहुत ध्यान दीजिए कि किन किन चीज़ों का यूज़
कंपैरिजन करके मेसोपोटामिया में यूज़ किया जाता था, इजिप्ट में नहीं किया जाता था, या इंडस में वैली में किया जाता था, तो इन दोनों में नहीं किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम जो है इसके एक्सीलेंट एग्जाम्पल या टाउन प्लानिंग के एक्सीलेंट एग्जाम्पल को देखें तो वो ड्रेनेज सिस्टम था। जो हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उनके घर में अपने अपने बाथरूम हुआ करते थे, और हर बाथरूम जो है वो गली की स्ट्रीट से अटैच होता था। यानी उसका जो ड्रेन सिस्टम था वो गली के मेन जो है या जो घर का पानी होता था वो मेन गली के ड्रेन से में जाके मिलता था, और वो ड्रेन जाके फिर शहर के बाहर सारे पानी को लेकर जाते थे। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो वाज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो हमेशा जो है ढके हो रहते थे, और टाइम टाइम पे उनको उनकी साफ़ सफाई होती थी या क्लीन उनको किया जाता था, जिससे जो है पानी का निकास या जो ड्रेन होता था वाटर वो आसानी से जो है हो जाता था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हर छोटे बड़े घर में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के उनके अपने जो है कोर्टयार्ड होते थे और अपने अपने बाथरूम होते थे। और काली बंगन के जो घर होते थे, काली बंगन, वहाँ तो अपने अपने हाउसेस में वेल्स भी होते थे, कुएं भी होते थे। तो और जो ड्रेन होता था वो हाउस का जो है जाके मेन स्ट्रीट के ड्रेन से अटैच हो जाता था होता था, और वहाँ से घर से पानी स्ट्रीट के मेन ड्रेन में जाता था, और फिर पूरा पानी शहर का, पूरे टाउन का शहर के बाहर चला जाता था। तो हम देखते हैं कि एक एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल इनके टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर को बताता है। हाउस ड्रेन अटैच्ड टू स्ट्रीट ड्रेन एंड स्ट्रीट ड्रेन टेक्स वाटर आउट ऑफ टाउन। ये इनकी टाउन जो है ये ड्रेन व्यवस्था थी। यानी हर छोटे बड़े घर के पास जो है उनके कोर्टयार्ड और बाथरूम होते थे। और कुएं भी होते थे। तो इनके पानी को ड्रेन करने के लिए, बाहर टाउन को ले जाने के लिए वेल इस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम था। और इसके बाद इनके ड्रेनेज सिस्टम का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक्सीलेंट था वो ये था कि ये कवर्ड होते थे, ढके हुए होते थे। कवर्ड समटाइम ब्रिक्स और समटाइम स्टोन। यानी कुछ जगहों पे ये जो है ईंटों से ढके होते थे और कुछ जगहों पे पत्थरों से ढके हुए थे। अब इसके बाद इसके टाउन प्लानिंग को देखने के बाद हम जो है अब इसके एग्रीकल्चर को देखते हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर के फीचर्स को देखते हैं।
अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम आज के रीजन को देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आपको लगेगा कि जो है बहुत ड्राई और जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, तो कैसे वहाँ पे जो है खेती होती थी। तो पहले इनके समय में जो वो एरियाज़ थे वो फर्टाइल एरियाज़ थे और वेट एरियाज़ थे, और वहाँ पे हाई वेजिटेशन हुआ करती थी और रेनफॉल जो है वो पर्याप्त होती थी, जिससे जो है ये लोग अपना जो है कृषि या एग्रीकल्चर आसानी से करते थे। और पीरियोडिक जो है फ्लड्स भी जो है हर साल आता था, जो कि इनके खेतों को और इनके मैदानों को जो है और फर्टाइल बनाता था, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी इनको होते थे। तो अगर हम इनके सिविलाइजेशन, इनके एग्रीकल्चर की बात करें तो ये नवंबर में बुआई का काम कर देते थे, और इसके बाद अप्रैल में और नवंबर में जब ये बुआई करते थे तो वहाँ पे वाटर जो है फ्लड आई हुई रहती थी, यानी वाटर लॉजिंग रहती थी। और इसके बाद अप्रैल में जैसे वीट हुआ, बार्ली हुआ, इन सब का जो है हार्वेस्ट ये कर लेते थे बिफोर कमिंग फ्लड। मानी एक फ्लड आई थी तो उसी में ये लोग बुआई कर देते थे, बीजों का छिड़काव कर देते थे। फिर अप्रैल में जब वो फ्लड एकदम चली जाती थी तो नेक्स्ट फ्लड का आने से पहले ही जो है हार्वेस्ट जो है वो फसलों का, क्रॉप्स का कर लेते थे। और तो इससे एक एग्जाम्पल पता चलता है कि वहाँ पे जो है पीरियोडिकली या समय समय पे हर साल जो है बाढ़ भी आती थी, फ्लड भी आता था। अब इसके बाद देखते हैं कि ये कौन कौन से फसलों का उत्पादन करते थे। तो बेसिकली जो है इनके अगर फसल को देखें तो वो वीट, बार्ली, मतलब जो जौ होता था, जौ, गेहूँ, और पीस, मटर, राई, वाटरमेलन, राइस। लोथल में जो है एग्जाम्पल राइस के मिलते हैं, वहाँ पे राइस के जो है हस्क मिले हैं। इस बेसिस पे एग्जाम्पल, इस बेसिस पर अनुमान लगाया गया कि यहाँ इंडस वैली के लोग राइस का भी कल्टीवेशन करते थे। और मस्टर्ड, हम आगे जब साइट्स और उनकी क्या क्या फीचर्स थे उनमें पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या क्या जो एग्जाम्पल मिले हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि राइस के कहाँ मिले हैं, मस्टर्ड के कहाँ मिले हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम क्रॉप्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स जो है ये प्रोड्यूस करते थे। और इसके बाद जो इनके एक्सेस, ये मेन जो है इनकी फसलें हुआ करती थी। और जो है एक्सेस ग्रेन होता था, उसको जो है ग्रेनरी में ये लोग स्टोर करते थे, जो कि ये लोग एक्सीलेंट पॉटर मेकर भी थे, जिससे जो है बड़े बड़े पॉटरी का निर्माण करते थे। और उसमें जो है एक्सेस जो सरप्लस ग्रेन होता था उसको सुरक्षित रखते थे। इस बात से ये पता चलता है कि ये सफिशिएंट मात्रा में, अमाउंट में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते थे, जो कि इनको फीड करने के लिए पर्याप्त होता था। और सरप्लस जो ग्रेन्स को ये जो है क्या करते थे, ग्रेनरी में प्रिजर्व करते थे फॉर द फ्यूचर यूज़। अब इसके बाद इनकी जो एग्रीकल्चर या जो कमर्शियल एग्रीकल्चर थी वो कॉटन हुआ करती थी। कमर्शियल क्रॉप वो कॉटन हुआ करती थी, जिसको ग्रीक ने क्या बताया था, ग्रीक कॉल्ड सिंडन। सिंडन मतलब सिंधु, सिंध से
रिलेटेड था। यानी कि इनके कॉटन को ग्रीक क्या कहते थे, शिंडन कहते थे ग्रीक में, और जिससे जो है ग्रीक वालों ने क्या कहा था, सिंध कहा था इन लोग। और कमर्शियल क्रॉप जो है इनकी क्या होती थी, कॉटन होती थी। और ये कॉटन और वूलन क्लोथ्स को जो है क्या करते थे, पहनते भी थे। अब इसके बाद जो इनकी क्रॉप्स होती थी वो जो है मोड ऑफ टैक्स में भी यूज़ की जाती थी, यानी टैक्सेशन भी इसी से होता था, अनाज का ही होता था। और वेजेस का भी जो है को पेड भी जो है ये क्रॉप्स में ही करते थे। अब इनके एग्रीकल्चर को देखने के बाद कुछ एविडेंस को देखते हैं कि किस बेसिस पर ये पता लगाया गया कि ये जो है एग्रीकल्चर करते थे। तो अगर अब एग्रीकल्चर में इनके क्रॉप्स और प्रोडक्शन को देखने के बाद हम जो है इनके एविडेंस को, एग्रीकल्चर के एविडेंस को देखते हैं कि कौन कौन से एविडेंस जो है इनके एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिसेस को कंफर्म करते हैं। तो अगर हम इनके एविडेंस की बात करें तो फ्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेत, और वुडन प्लग्ड, वो कालीबंगन में मिला हुआ है। कालीबंगन एक साइट थी जहाँ पे प्लग्ड फील्ड और वुडन प्लग मिला है, जिसके बेसिस पे ये पता चलता है कि वो लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे, और एग्रीकल्चर में जो है खेत की जुताई का काम जो है वो वुडन प्लग से करते थे, यानी प्लगिंग का काम जो प्लगिंग का वो वुडन प्लग से होता था। दूसरा टेराकोटा का भी प्लग मिला है। टेराकोटा प्लग जो है ये बनवाली और बहावनपुर में मिला है। बनावली एंड बहावनपुर, ये दो साइट्स हैं जहाँ पे जो है टेराकोटा प्लग मिला है, जो ये सही ये बताता है कि ये एग्रीकल्चर जो है करते थे। नेक्स्ट अगर हम जो है इनकी विशेषता को देखें तो इनकी सोसाइटी को देखते हैं कि इनका सोशल सिस्टम कैसा था। यानी एग्रीकल्चर के बाद इनकी नेक्स्ट जो फीचर्स है वो सोशल सिस्टम या सोसाइटी। सोसाइटी की अगर बात करें तो ये एक अर्बन सोसाइटी थी। अर्बन सोसाइटी होने के साथ साथ इसमें जो रेसिडेंट्स थे या रेसिडेंशियल पीपल थे वो मेनली जो है मिडिल क्लास के लोग थे। यानी मिडिल क्लास के पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे। दूसरी बात, सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवीज़न था टाउन का। तो जो सिटाडेल टाउन होते थे वो रूलिंग और जो रिच मर्चेंट थे उनके लिए होते थे, और जो लोअर टाउन होता था वो गरीबों के लिए या लेबर्स के लिए होता था। टाउन में सोसाइटी जो है वो डिवाइड थी। इसके बाद अगर हम ग्रुप्स की बात करें कि मेनली कौन लोग इसमें रहते थे, तो 3 ग्रुप्स के लोग रहते थे। रूल्ड यानी रूल करने वाले, रिच मर्चेंट यानी धनी व्यापारी, और लेबरर्स। और जो कामगार लोग थे वो जैसे कि जो कॉपर स्मिथ होते थे वो रहते थे, और बहुत सारे जो है कारपेंटर वगैरह जो मतलब कि एक लेबर का काम करते थे वो बेसिकली जो है लोअर टाउन में रहते थे, और 3rd ग्रुप में आते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इसके बाद अगर जो है इनके जो आर्किटेक्ट की बात करें
तो इनकी जो स्पेशलिटी थी वो जो है पॉटर व्हील्स में थी, यानी ये एक्सपर्ट यूज़र ऑफ पॉटर्स व्हील होते थे, एक्सपर्ट इन यूज ऑफ पॉटर्स व्हील्स। यानी जो है ये पॉटरी मेकिंग में जो है क्या थे, बहुत ही एक्सीलेंट थे, लेकिन पुअर इन स्टोन वर्क। लेकिन पत्थर के कार्यों कलाकारियों में ये क्या थे, पुअर थे, लेकिन स्मार्ट किस में थे, एक्सीलेंट किस में थे, पोटर्स व्हील्स के वर्क में थे। यानी कि ये जो है पॉटरी एक्सीलेंट पॉटरी मेकर थे, और जो इनकी पॉटरी होती थी वो रेड ब्लैक पॉटरी होती थी। रेड ब्लैक पॉटरी होती थी जिसमें ट्रीज और सर्किल जो है वो डिज़ाइन होते थे। जैसे कि ये मान लीजिए एक पोट्री है और इसमें जो है ऐसे, ये तो 2D है लेकिन 3D में देखेंगे तो चारों तरफ से, और बीच में ऐसे ऐसे जो है पेड़ बने होते थे। यानी कि इनकी डिज़ाइन के लिए जो पोट्री की डिज़ाइन वो ट्रीज़ और सर्कल से जो है उसको डिज़ाइन करते थे। नेक्स्ट अगर जो है इनके सोसाइटी के फीचर्स की बात करें तो वो टेराकोटा आता है, यानी कि ये जो है टेराकोटा पेंटिंग भी जानते थे। और टेराकोटा को आप जो है बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा पेंटिंग को जो है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। तो एग्ज़ाम में टेराकोटा के बारे में पूछा जा सकता है। टेराकोटा में जो है बेसिकली जो है ये एनिमल्स के फिगर्स बनाते थे। और ये एनिमल बेसिकली कौन कौन से एनिमल्स होते थे, जैसे बुल्स, बुफेलोज, डॉग्स, मंकी, टॉयज़। ये टेराकोटा के जो है टॉय कार्ड्स भी बनाते थे। ह्यूमंस की भी जो है फिगर ये बनाते थे टेराकोटा में, और बैंगल भी बनाते थे, यानी चूड़ियों का निर्माण भी करते थे। यहाँ पे कालीबंगन के एविडेंस से जो है टेराकोटा की वहाँ चूड़ियाँ भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो चूड़ियों को का निर्माण भी टेराकोटा में करते थे। अब इसके बाद इनको नो आर्ट ऑफ बीड मेकिंग, यानी कि ये ज्वेलरी के बारे में भी जानते थे, ज्वेलरी को भी बनाना जानते थे, और बेसिकली जो है गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी जो है ये बनाते थे, और जो कि ये एक्सपोर्ट का माध्यम होता था। और ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है इन सब गुड्स का या प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट करते थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और भी विभिन्न पर्शियन जो है सभ्यताओं के से जब ये ट्रेड करते थे तो ये प्रोडक्ट उनको बेचते थे। और अगर हम इसके एविडेंस की बात करें तो अलादीनो कराची के पास जो है एक जगह है जहाँ पे जो है बहुत सारे जो है नेकलेस जो है गोल्ड और सिल्वर के मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये ज्वेलरी में भी क्या थे, उत्तम थे, एक्सीलेंट थे, एक्सीलेंट ज्वेलरी मेकर और नो आर्ट ऑफ बीड मेकिंग। अब इसके बाद अगर हम इनके मेटल की जानकारी, इन मेटल्स की बात करें तो इनको जो है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज,
और विभिन्न जो है प्रीसियस सेमी प्रीसियस जो है मेटल्स के बारे में या स्टोन्स के बारे में इनको जानकारी थी, लेकिन आयरन के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। इस पे पूछा जा सकता है, वैदिक सिविलाइजेशन से जो है कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है, मेसोपोटामिया से कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि उनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और जो है विभिन्न सेमी प्रीसियस या लैपिस लजूली इन सब के बारे में पता था, विटामिन के भी बारे में जानते थे, लेड के भी बारे में जानते थे ये। बट डोंट नो अबाउट आयरन, लेकिन आयरन का इनको नॉलेज लोहे का नहीं था। तो लोहे का आप ध्यान दीजिएगा कि लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। अब इसके बाद जब इनको मेटल की जानकारी थी तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सीलेंट रहे होंगे इन मेटलर्जी वर्क और अदर अलॉइंग प्रोड्यूसिंग अलॉयज। यानी मेटल से रिलेटेड जो वर्क होता है उसको मेटलर्जी के विदिन लेते हैं। यानी मेटलर्जी की भी आर्ट पता थी इनको, प्लस एलॉयज भी बनाते थे। एलॉयज मतलब जो है कॉपर टिन को मिला के जो है कांसा बनाते थे। और लेकिन सबसे प्योर जो है ये कॉपर का ही यूज़ करते थे। दूसरी बात, जो कांसा का यूज़ जो है ये कम करते थे एज़ कम्पेयर टू कॉपर का। तो कॉपर का यूज़ जो है ये सबसे ज़्यादा करते थे, उसके बाद कांसे का यूज़ करते थे। इसको भी जो है आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम इनके वेयरिंग की बात करें कि ये पहनते क्या थे, तो कॉटन और या वूलन क्लोथ्स जो है ये पहनते थे। इसके बाद हम इनके खाने पीने की देखते हैं कि क्या क्या ये खाते पीते थे। कॉटन या वूल क्लोथ जो है ये पहनते थे, और बेसिकली ये नॉन वेजिटेरियन होते थे। बट फिश ईटिंग वाज कॉमन, लेकिन ये मछलियाँ भी खाते थे, और इसके साथ साथ मिल्क और कर्ड का भी यूज़ जो है अपने खान पान में करते थे। और लोथल में जो है राइस के भी एग्जाम्पल मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि दे वर आल्सो ईट राइस। जबकि हड़प्पा और जो है मोहनजोदारो के लोग ज़्यादातर व्हीट और बार्ली का ही यूज़ अपने खाने में करते थे। लेकिन लोथल में कुछ एग्जाम्पल भी राइस हस्क के मिले हैं, जिससे ये पता चला कि वो राइस भी जो है लोग अपने खाने में यूज़ करते थे। अब इसके बाद इनकी सोसाइटी की विशेषताओं में एक और विशेषता ये थी कि यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस का जो है एविडेंस नहीं मिला है, यानी नो सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जिसको हम एक वंश के बाद या संपत्ति का उत्तराधिकारिता का जो सिस्टम था वो कोई वेल डेवलप्ड नहीं था। नो डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, यानी उत्तराधिकारी का कि एक व्यक्ति के संपत्ति को कौन उसका उत्तराधिकार होगा या क्या कौन उसका मालिक होगा नेक्स्ट, वो उसका कोई वेल इस्टैब्लिश जो है सिस्टम नहीं था। इसीलिए जो है उसको नॉन हेरिटेंस सोसाइटी भी कहते थे। और दूसरी बात, जो ये सोसाइटी थी वो मैट्रिआर्कियल थी,